नमस्ते। सिमी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगा पीएचडी के बारे में डिटेल में। तो पीएचडी के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखते रहिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है, तो अंत तक वीडियो देखें। पीएचडी से संबंधित सारे डाउट आज आपके क्रिस्टल क्लियर कर देगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इस अद्भुत वीडियो को। फुल फॉर्म ऑफ पीएचडी, व्हाट इज फुल फॉर्म? दैट इज डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ये पीएचडी का फुल फॉर्म होता है। पीएचडी इज रिगार्डेड एज हाईएस्ट डिग्री इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप जो भी क्वालिफिकेशन लेते हैं शैक्षणिक, उसमें सबसे बड़ी डिग्री होती है पीएचडी। हाईएस्ट डिग्री है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमटेक, मिनिमम 55% मार्क्स हो आपके, या फर्स्ट डिवीजन हो। जैसे टेक्निकल कोर्सेज में फर्स्ट डिवीजन 65% पे होता है, तो फर्स्ट डिवीजन या 55%, ये पूरे भारत में मान्य है। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सम यूनिवर्सिटीज में अलाउ बीटेक कैंडिडेट फॉर पीएचडी। कुछ यूनिवर्सिटीज बीटेक कैंडिडेट को भी अलाउ करती है पीएचडी के लिए। उसके लिए आप अलग से चाहें तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज करती है। स्पेशली आईआईटीज करती हैं, आईआईटीज के बीटेक वालों को करती है जिनका सीजीपीए एक निश्चित लिमिट से ज्यादा हो, सामान्यतः 8 से ज्यादा हो। फर्स्ट स्टेप क्या है पीएचडी के लिए? आप जिस यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाइए, आप उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे पीएचडी एडमिशन का फॉर्म फिल कीजिए। ऑनलाइन फॉर्म में आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कीजिए, आप फीस पे कीजिए और आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिटेल मांग रहा हो, 10th की मार्कशीट या आपकी एमटेक की डिग्री, एमएससी की डिग्री, वो सारे डिटेल वहाँ पे भर करके आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो ये पहला काम है जो आपको करना होगा। बिना फॉर्म भरे आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाने वाली है। फिर एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, कुछ दिनों बाद आपके पास मेल आ जाएगा या सूचना आ जाएगी किसी अन्य माध्यम से कि इस तारीख के दिन आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, रिटन टेस्ट है, तो आपको जाना होगा रिटन टेस्ट के लिए। फिर यू कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटन टेस्ट। आप हो सकता है आपको रिटन टेस्ट ना देना पड़े, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो प्यारी सी शर्त क्या है जरा देखें। इफ यू आर नेट गेट क्वालिफाइड, यदि आप नेट क्वालिफाइड हैं या आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है। जब हम अपनी पीएचडी कर रहे थे, पीएचडी के लिए अप्लाई किया था हमने, तो हमारे पास भी वैलिड गेट स्कोर कार्ड था, तो इसलिए हमें रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ा था। गेट के आधार पे ही हमारा पहला स्टेप पार हो गया था रिटन टेस्ट का। तो आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो गेट कार्ड वालों को प्रेफरेंस देंगे लेकिन रिटन टेस्ट भी कराएंगे, ऐसा भी हो सकता है। इफ यू क्वालिफाई रिटन टेस्ट देन बी रेडी टू फेस इंटरव्यू पैनल। आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो ज़्यादातर केसेस में उसी दिन इंटरव्यू होता है, तो आपको इंटरव्यू देना होगा। और इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए आपको? नाउ प्रिपेयर पीपीटीज फॉर प्रेजेंटेशन। तो ये आप जब रिटन टेस्ट देने के लिए आएँ तो पहले से पीपीटी बना के तैयार करके लाएँ, जिससे संबंधित पीएचडी आपकी होनी चाहिए। आपका जो रिसर्च एरिया है जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे संबंधित पीपीटी तैयार करके लाएँ अपने लैपटॉप में पहले से ही। पैनल विल आस्क यू अबाउट योर रिसर्च इंटरेस्ट एंड गाइड। पैनल जो है वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में पूछेगा, गाइड के बारे में पूछेगा। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा करती है कि रिटन टेस्ट के बाद जो है 1-2 दिन के गैप के बाद वो इंटरव्यू कराती हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से तैयार करके लाइए। और गाइड का मतलब है कि यूनिवर्सिटी में आपको ऐसा प्रोफेसर देखना है जिसका रिसर्च एरिया आपके इंटरेस्ट एरिया से मैच करता है। आपको उससे पहले बात कर लेनी है। ज़्यादातर केसेस में प्रोफेसर से पहले बात कर लेना लाभकारी रहता है। अगर पहले बात आप नहीं कर पाएंगे किसी कारण से, तो भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो यूनिवर्सिटी आपको अपने आप भी गाइड अलॉट कर सकती है। विद इन 15 डेज लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर्ड। 15 दिन के अंदर, कुछ 20 दिन के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट यूनिवर्सिटी जारी कर देती है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देती है। वहां से आपको पता चल जाता है कि आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप सिलेक्ट हो गए, आपको बधाई हो, उसके लिए आगे बढ़े। नाउ योर कोर्स वर्क स्टार्ट्स। अब आपका कोर्स वर्क शुरू हो जाएगा। आपको फीस भरनी होगी। कुछ बच्चे फीस के बारे में भी प्रश्न पूछते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फीस अलग अलग होती है, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। एक निश्चित वैल्यू आप नहीं कह सकते हैं कि फीस इतनी है, ये वेरी करती है, ये डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी पर। तो कोर्स वर्क का जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने से 1 साल तक रहता है। और कोर्स वर्क आपके पास एक अवसर होता है अपने स्किल्स को इंप्रूव करने का, अपने रिसर्च स्किल्स को इंप्रूव करने का एक शानदार मौका मिलता है आपको। और लेकिन आपको कुछ सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं इस दौरान। इन कोर्स वर्क 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स विल बी। 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरा होगा लिटरेचर रिव्यू। ये 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही हैं। चाहे आप एमबीए के थ्रू आए हो पीएचडी करने के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू आए हो, कंप्यूटर साइंस के थ्रू आए हो, केमिस्ट्री में कर रहे हो
फिजिक्स में कर रहे हो, सोशल साइंस में कर रहे हो, हिस्ट्री में कर रहे हो, ज्योग्राफी में कर रहे हैं, रिसर्च मेथोलॉजी सबको पढ़ना है, लिटरेचर रिव्यू सबको पढ़ना है, ये सभी को पढ़ना होगा। अदर 2 सब्जेक्ट्स विल बी फाइनलाइज्ड बाय योर गाइड बेस्ड ऑन रिसर्च एरिया। और इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होंगे, और वो 2 सब्जेक्ट आपका गाइड फाइनल करेगा आपके रिसर्च एरिया के आधार पर। मैथमेटिकल मॉडलिंग हो सकता है वो सब्जेक्ट, मैट लैब हो सकता है वो सब्जेक्ट, या कोई पाइथन हो सकता है वो सब्जेक्ट। उदाहरण पर आपको बता रहे हैं हम कि आपका जो रिसर्च एरिया है ना, उससे रिलेटेड वो सब्जेक्ट होता है। रिसर्च मेथोलॉजी शुड बी स्टडीड सीरियसली एंड केयरफुली बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ यूनिवर्सिटी तो रिसर्च मेथोलॉजी से संबंधित प्रश्न अपने एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछती हैं। इट हेल्प्स यू टू डेवलप ए फ्रेमवर्क ऑफ योर रिसर्च वर्क। आपका जो रिसर्च करने वाले हो आप, उसका एक ढांचा आपके मन में तैयार करने में मदद करती है रिसर्च मेथोलॉजी, और इसके जो टूल हैं वो आपके काम में भी आने वाले हैं। टाइमली सबमिशन ऑफ असाइनमेंट ड्यूरिंग कोर्स वर्क इज इंपॉर्टेंट। आप जब कोर्स वर्क कर रहे होंगे तो रिसर्च मेथोलॉजी का, लिटरेचर रिव्यू का, आपके 2 जो सब्जेक्ट हैं उनके असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, तो उनको टाइम से जमा करना महत्वपूर्ण है आपके लिए। टाइम से असाइनमेंट बनाइए। पीएचडी के स्टूडेंट हैं, अब आप बहाना नहीं बना सकते हैं, यूजी स्टूडेंट की तरह आपको टाइम से सबमिट करने ही होंगे। देयर विल बी मल्टीपल प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग कोर्स वर्क। आपको बहुत सारे कोर्स वर्क में प्रेजेंटेशन भी देने पड़ेंगे। सारे सब्जेक्ट में आपके अलावा प्रेजेंटेशन होंगे, और पीएचडी में प्रेजेंटेशन तो चलते ही रहने लास्ट तक। जब तक आप पीएचडी नहीं कर लेते तो आपको प्रेजेंटेशन देते ही रहोगे आप। कोर्स वर्क इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। कोर्स वर्क की समाप्ति के पश्चात, मतलब समाप्ति तभी मानी जाएगी, आपका कोर्स वर्क समाप्त तभी होता है जब आप रिटन एग्जाम दोगे, और रिटन एग्जाम आपको पास करना होगा। पास करने का क्राइटेरिया क्या है वो जरा देख लेते हैं। यू नीड टू स्कोर 7 CGPA इन ईच सब्जेक्ट टू क्लियर कोर्स वर्क। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में 7 CGPA आपको स्कोर करना पड़ता है। तो जो बच्चे पीएचडी करने की सोच रहे हैं उनको डरना नहीं है कि 7 में कैसे स्कोर कर पाऊंगा मैं, एवरेज स्टूडेंट अगर हो जाता है। आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपका माइंड भी तो डेवलप हो जाता है भाई, तो ऐसा मुश्किल काम नहीं है। किसी बच्चे ने हमसे प्रश्न पूछा था कि अगर मैं फेल हो गया कोर्स वर्क में तो क्या होगा, तो आपको बैकलॉग लग जाएगा, 1 मौका और मिलेगा। लेकिन भाई पीएचडी लेवल में फेल हो रहे हैं तो ये शर्मिंदगी की बात है ना, फेल नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आप बड़े स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे नहीं हो। आफ्टर कोर्स वर्क यू शुड स्टार्ट रिसर्च वर्क। जैसे आपका कोर्स वर्क हो गया, आपके हाथ में मार्कशीट आ गई, कोर्स वर्क के नंबर की, मार्क्स की, अंकों का क्या महत्व है, 85% आए या 90% आए, 90 वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, कोई महत्व नहीं है इनका, सिर्फ पास करना था आपको, कोई महत्व नहीं। कहीं कोई नहीं पूछेगा आपसे कि कोर्स वर्क में आपकी कितनी परसेंटेज, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू परसेंटेज का, कोर्स वर्क का कोई महत्व नहीं है मेरे भाई। मेंटेन ए रिसर्च डायरी। जब से आपका रिसर्च वर्क शुरू होगा, एक मोटी सी थिक सी डायरी लीजिए, उसको नाम दीजिए रिसर्च डायरी। जब तक आपको पीएचडी का फाइनल डिफेंस नहीं हो जाएगा तब तक ये डायरी अपने पास रखनी है। राइट डेली ऑब्जर्वेशन इन योर रिसर्च डायरी। आप जो रोज पेपर पढ़ रहे हैं या अपने इंडस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं उसका हर डिटेल आप डायरी के अंदर लिखिए। हर पर डे लिखिए, डेली बेसिस पे लिखिए, डेट डाल के आप लिखिए डायरी में हर चीज़ को। रीड रिसर्च पेपर डेली एंड राइट फाइंडिंग्स योर डायरी। रिसर्च पेपर आपको रोज पढ़ने हैं लाइब्रेरी में जाकर के, और रिसर्च पेपर की जो फाइंडिंग्स हैं वो भी डायरी में लिखनी है आपको। प्रिपेयर टेबुलर कंपैरेटिव चार्ट ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू। आप जो भी लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, पुराने और ऑथर के जो पेपर पढ़ते हैं, उनका एक कंपैरेटिव चार्ट बनाइए, टेबुलर फॉर्म में बनाइए। यू शुड राइट ए रिव्यू पेपर इन फर्स्ट 6 मंथ। कोर्स वर्क के बाद 6 महीने के अंदर आपको इतना लिटरेचर पढ़ लेना है, पुराने पेपर पढ़ लेने हैं कि आपको एक रिसर्च रिव्यू पेपर भी लिखना होगा वहाँ पे। और रिव्यू पेपर आफ्टर एवरी 6 मंथ यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन बिफोर ए कमेटी। हर 6 महीने के बाद एक कमेटी के सामने आपकी पेशी होगी जहां आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, और प्रेजेंटेशन में आपने 6 महीने के दौरान क्या कार्य किया ये आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आपने 6 महीने के अंदर कौन सी रिसर्च की है। तो प्रोग्रेस है, आपकी प्रोग्रेस क्या हुई। कमेटी इज जनरली चेयर्ड बाई प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफ योर कॉलेज। योर गाइड विल बी देयर। सीनियर प्रोफेसर्स ऑफ यूनिवर्सिटी विल बी द पार्ट ऑफ दिस कमेटी। आफ्टर प्रेजेंटेशन डोंट फॉरगेट टू सबमिट योर प्रोग्रेस रिपोर्ट टू रिसर्च ऑफिस। जैसे आपने प्रेजेंटेशन दिया है, एक फॉर्मेट होता है प्रोग्रेस रिपोर्ट का, रिसर्च ऑफिस से आपको मिल जाएगी। उस फॉर्मेट में आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट हर 6 महीने के बाद जमा करनी होगी। मतलब 3 साल की डिग्री में 6 प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जमा करनी है, भूलना नहीं है। गाइड के साइन करा करके रिसर्च ऑफिस में जमा कीजिए इसको। इन नेक्स्ट 6 मंथ SRDC मीटिंग विल बी कॉल्ड बाय योर गाइड। SRDC मीटिंग कहीं कहीं 1 साल बाद भी होती है, कहीं कहीं 2 साल भी होती है, लेकिन अब कोर्स वर्क के 6 महीने के अंदर आपकी जो है SRDC मीटिंग हो जाएगी, या 1 साल के अंदर हो जाएगी। SRDC का फुल फॉर्म है स्टूडेंट रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी। एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट ऑफ योर डोमेन विल बी द पार्ट ऑफ योर
SRDC। एक बाहर से प्रोफेसर आएगा, बाहर से, इसमें बाहरी पूरा पैनल इंटरनल रहेगा आपका, लेकिन एक प्रोफेसर बाहर से आएगा, और बाहर से आएगा। ये SRDC आपकी मदद के लिए होती है, RDC भी लिखा हुआ है, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी भी बोल देते हैं, ये आपकी मदद के लिए होती है, ये बड़ी अच्छी होती है, इससे आपको बड़ा फायदा होता है। प्रिपेयर सिनॉप्सिस फॉर SRDC मीटिंग, तो सिनॉप्सिस तैयार करनी होगी आपको SRDC मीटिंग के लिए। सिनॉप्सिस कैसे बनाई जाती है ये हम आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सिनॉप्सिस में जनरली आप ये लिखते हैं आप क्या काम करना चाहते हैं, अभी तक आपने क्या काम किया है, क्या आपने रिसर्च गैप फाइंड किया है, आपका क्या टाइटल है, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। लगभग 12-15 पेज में, अधिक से अधिक 20 पेज के अंदर लिखते हैं आप। यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन इन SRDC मीटिंग। SRDC मीटिंग में आपका जो भी फाइंडिंग्स थी अभी तक की 1 साल की, जो आपने सीखा, जो रिसर्च की, जो आपको प्राइमरी डाटा आया, सेकेंडरी डाटा आया, उसका आपको प्रेजेंटेशन देना होता है और टाइटल बताना होता है आपका टाइटल क्या रहने वाला है। टाइटल ऑफ योर रिसर्च वर्क विल बी मॉडिफाइड अप्रूव्ड बाय द कमेटी। जो कमेटी है वो आपके जो थीसिस है उसके टाइटल को या तो अप्रूव करेगी, जो आपने टाइटल प्रपोज किया है, या उसको मॉडिफाई भी कर सकती है, वो उसमें थोड़ा चेंज भी कर सकती है। यू हैव टू पब्लिश एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स इन UGC अप्रूव जर्नल्स और रेपुटेड जर्नल्स। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के PhD ऑर्डिनेंस में क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी थीसिस तभी जमा होगी जब आप कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेंगे। UGC अप्रूव जर्नल में, कुछ मांगते हैं स्कोपस इंडेक्स जर्नल में, और कुछ मांगते हैं SCI जर्नल में। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो 2 पेपर तो आपको पब्लिश करने ही होंगे। लेकिन हम यहाँ आपको सलाह देते हैं कि आप 2 से ज़्यादा पेपर पब्लिश कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए। जितने ज़्यादा पेपर आप पब्लिश कर लेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा, आप अच्छे से थीसिस लिख पाएंगे। यू शुड प्रेजेंट रिसर्च पेपर्स इन एटलीस्ट 10 नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। ये नियम में नहीं है, ये हम आपको सुझाव दे रहे हैं। आपका गाइड आपसे बोलेगा कि आपको कम से कम 10 नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने चाहिए। वहाँ आप अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलेंगे, आपकी बातचीत होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आप लगातार रिसर्च पेपर राइटिंग की जो आपकी स्किल्स हैं वो सुधरेंगी कि आपको फाइनली थीसिस लिखनी है ना, तो इसलिए कम से कम 10 पेपर आपको प्रेजेंट करने चाहिए 3 साल के अंदर। डोंट कम्युनिकेट एनी रिसर्च पेपर डायरेक्टली टू द जर्नल फॉर पब्लिकेशन। किसी भी जर्नल को डायरेक्टली आप पेपर मत भेजिए पब्लिकेशन के लिए, सीधा सीधा आपको नहीं भेजना है। क्यों नहीं भेजना, जरा देखिए। ऑलवेज टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ योर गाइड एंड को गाइड। आपके जो सुपरवाइजर हैं और को सुपरवाइजर हैं, हमेशा उनका प्रायर अप्रूवल लीजिए, क्योंकि उनके नाम भी लिखे जाएंगे उसमें। और इंडिया में तो जो सुपरवाइजर है वही गुरु है वो तो, और थोड़ा सा सुपरवाइजर को आपको गाइड से आपको अच्छे संबंध बना के चलने पड़ेंगे, क्योंकि गाइड का बड़ा अहम किरदार होता है PhD में। रिसर्च कभी कंप्लीट नहीं होती है, कोई भी रिसर्च कभी कंप्लीट नहीं होती। आपका गाइड जिसने कह देता है कि हाँ ठीक है, उस दिन आपका काम पूरा माना जाता है। नहीं तो रिसर्च तो हमेशा कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। तो गाइड का और को गाइड का आपको प्रायर अप्रूवल लेना होगा कि मैं ये पेपर प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, या पेपर ये प्रेजेंट में जर्नल में भेज रहा हूँ, तो आपकी परमिशन मुझे चाहिए। वो दिखाना भी पड़ेगा, परमिशन नहीं, पूरा आपको पेपर दिखाना पड़ेगा। डिस्कस डेली, वीकली, मंथली प्रोग्रेस ऑफ योर रिसर्च वर्क विद योर गाइड। अपने गाइड को जो भी आप डेली काम कर रहे हैं वो बताइए, अगर आपकी डेली मुलाकात हो पाती है तो, नहीं तो वीकली बताइए, नहीं तो मंथली आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूर देनी चाहिए कि सर मैंने इस महीने में या इस सप्ताह में ये काम कर लिया है। उनके निगाह में रहना चाहिए आप लगातार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो वो आपके गाइड हैं, आप उससे पूछ भी सकते हैं। और गुरु का स्थान भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि होता है। योर रिसर्च पेपर मस्ट बी टेस्टेड फॉर प्लेगरिज्म बिफोर सबमिशन टू ए जर्नल। किसी भी जर्नल में पेपर प्रेजेंट करने से पहले आपको प्लेगरिज्म टेस्ट जरूर करना चाहिए, और प्लेगरिज्म टेस्ट के लिए सॉफ्टवेयर होता है टर्निटिन, तो आपकी यूनिवर्सिटी में होगा, वहाँ से टेस्ट करा लीजिए। तो अगर कोई प्लेगरिज्म होगा तो आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे ना भेजने से पहले। मेंटेन ए पर्सनल फाइल ऑफ योर PhD वर्क। ए कॉपी ऑफ एवरी वर्क मस्ट बी केप्ट इन फाइल। एक फाइल भी बनानी है आपको डायरी की तरह। आपकी जो कोर्स वर्क की मार्कशीट थी, आपका जो नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन नहीं, आपका जो पहला कन्फर्मेशन आया था, आपको कोई भी मेल आता है उसकी आप हार्ड कॉपी लगा करके, कोई भी जो भी कम्युनिकेशन आप करते हैं, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आपकी सिनॉप्सिस है, हर कॉपी आपको पर्सनल फाइल में लगानी है। हर कॉपी आपने कोई टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से कोई प्रोडक्ट आया, आपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए किसी लैब में भेजा, तो लैब से जो टेस्टिंग की रिपोर्ट आई वो भी आपको फाइल में लगानी है, और ये फाइल आपको लास्ट तक मेंटेन रखनी है, हर चीज़ रखनी है उसमें। HD फोटोग्राफ ऑफ योर लैब वर्क मस्ट बी मेंटेन इन सॉफ्ट कॉपी एंड सेव इट रेगुलरली इन गूगल ड्राइव, वन ड्राइव। और आप जब भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो आपको लैब के दौरान जो HD फोटोग्राफ्स लेने हैं मोबाइल की सहायता से, आजकल सबके पास अच्छे मोबाइल फ़ोन है, या कैमरे की सहायता से, अच्छा कैमरा हो आपके पास, उसकी सहायता से आपको HD फोटोग्राफ्स लेने हैं, हाई क्वालिटी की फोटोग्राफ्स लेने हैं आपको, हाई डेफिनेशन, और गूगल ड्राइव में या वन ड्राइव में उसे सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको ये थीसिस में लगाने पड़ेंगे। आफ्टर 2 years ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट राइटिंग योर थीसिस। आपने जिस रजिस्ट्रेशन कराया था उसके 2 साल बाद थीसिस लिखना चालू कर दीजिए। ये कोई लिखित में नियम नहीं है,
1.5 साल बाद भी कर सकते हैं, आपका काम जल्दी हो गया तो हो सकता है 2.5 साल बाद आप कर पाएँ, लेकिन 2 साल बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल में आपको पीएचडी कंप्लीट करनी है। इट विल टेक अराउंड 8 to 10 मंथ टू राइट योर थीसिस रिपोर्ट। आपको 8 से 10 महीने लग जाएंगे थीसिस रिपोर्ट लिखने में। इतना टाइम तो लगता है भाई, मेहनत से लिखनी पड़ती है, एक लाइन से उसके लिखनी पड़ती है, क्योंकि आपने रिसर्च किए तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब आप थीसिस लिखने में पहुंच चुके हैं। ए लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम योर रिसर्च पेपर कैन बी यूज इन रिपोर्ट राइटिंग। आपने 10 पेपर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए, 4-5 आपने पब्लिश किए, तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल तैयार हो जाता है। किसके लिए? अपनी थीसिस की रिपोर्ट लिखने के लिए। जैसे रिव्यू पेपर था आपका, वो लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखवा देता है आपका, तो रिसर्च पेपर लिखेंगे तो आपकी थीसिस लिखने में आपको बड़ी आसानी रहने वाली है। प्रेजेंट योर थीसिस फॉर रिव्यू टू योर गाइड एंड को गाइड। थीसिस जब लिख ली तो गाइड के सामने और को गाइड के सामने हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में रख दीजिए। गाइड आप उसको रिव्यू करेंगे, करेक्शन देंगे, सुझाव देंगे, और उन सुझावों को आपको अमल में लाना है, वो बदलाव आपको लाने हैं। वो कर चुके हैं, आपसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, गुरु हैं, गुरु मतलब गुरुत्व मतलब भारी, तो उनके ज्ञान का फायदा उठाइए ना। ए प्री थीसिस सबमिशन ओपन वाइवा वॉस विल बी कंडक्टेड बाय योर गाइड। जैसे आपकी थीसिस तैयार हो जाएगी, गाइड संतुष्ट हो जाएंगे, वो एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की परमिशन की सहायता से एक आपका ओपन वाइवा वॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, और इसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। वीसी का एक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होगा, वाइस चांसलर का प्रतिनिधि शामिल होगा इसमें, सीनियर प्रोफेसर शामिल होंगे, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे भी शामिल आप इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओपन वाइवा एग्जामिनेशन होगा। ये आपने पार, इसमें क्या है, आपको बहुत सारे सजेशन मिलने वाले हैं सुधार के लिए। हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी रेडी इन दिस प्रेजेंटेशन। आपकी जो रिपोर्ट है उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी आप इसमें रेडी रखिए प्रेजेंटेशन में। सम चेंजेस विल बी सजेस्टेड बाय द कमेटी। कमेटी आपकी थीसिस में कुछ चेंज और सुझाएगी, कुछ गाइड ने दिए, कुछ को गाइड ने दिए, लगातार इंप्रूव हो रहा है। आप देखिए कितना सुंदर सिस्टम बनाया हुआ है कि आपकी जो थीसिस है, आपका जो वर्क है, लगातार इंप्रूव होता चला जा रहा है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दीज रिविजन्स प्रेजेंट योर रिपोर्ट इन रिसर्च ऑफिस फॉर पिलग्रिम टेस्ट। आपने जब ये सारे चेंज कर लिए, चेंज करने के बाद अब आपको कराना है पिलग्रिम टेस्ट। तो रिसर्च ऑफिस जाइए, अपनी थीसिस रखिए वहाँ पे, जो भी व्यक्ति है, समझ व्यक्ति है, उससे पिलग्रिम टेस्ट करवाइए, और उसकी रिपोर्ट भी लेनी पड़ेगी आपको। इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज 10 to 12% पिलग्रिम कैन बी एक्सेप्टेड। ज़्यादा यूनिवर्सिटी में 10 से 12% तक पिलग्रिम एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये पिलग्रिम नहीं है, ये सिमिलरिटी इंडेक्स एक्सेप्टेबल है। पिलग्रिम तो 0% एक्सेप्टेबल है, मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एंटायर मैन्यूस्क्रिप्ट एंड एवरी इंडिविजुअल चैप्टर हैज टू पास थ्रू द पिलग्रिम टेस्ट। पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट का पिलग्रिम टेस्ट होगा, और प्रत्येक चैप्टर का भी होगा अलग अलग से, तो सबको पास करना पड़ेगा पिलग्रिम टेस्ट का। अगर आपकी थीसिस पिलग्रिम टेस्ट पास नहीं करती है तो थीसिस जमा नहीं हो पाएगी। पिलग्रिम टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी, उस पर साइन होंगे, डायरेक्टर के, डीन के, सारे साइन हो जाएंगे, तभी आप जमा कर पाओगे उसको, गाइड के, को गाइड के। हाँ, तो पिलग्रिम टेस्ट कराना जरूरी है। और पिलग्रिम आप कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको दे रहे हैं, आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप पिलग्रिम टेस्ट से संबंधित हमारा वीडियो देख सकते हैं। नाउ योर पब्लिश रिसर्च पेपर्स आर टू बी वेरीफाइड बाय द रिसर्च ऑफिस। अब आपने जो पेपर पब्लिश किए हैं, स्कोपस इंडेक्स में किए हैं, SCI में किए हैं, UGC अप्रूव्ड में किए हैं, सही जर्नल में किए हैं कि नहीं किए हैं, वो दोनों हार्ड कॉपी आपको लेके आनी पड़ेंगी रिसर्च ऑफिस में। रिसर्च ऑफिस को वेरीफाई करेगा, उस पर साइन करेगा कि ये इन्होंने सही जगह पे पेपर पब्लिश किए हैं। और जब आप थीसिस जमा करेंगे तो ये रिसर्च पेपर भी उसके साथ शामिल होने वाले हैं थीसिस में। आफ्टर क्लियरिंग पिलग्रिम टेस्ट टेक नोटिस फॉर्म। अब आपको नोटिस फॉर्म लेना पड़ेगा, और सारे डिपार्टमेंट से नोटिस करना पड़ेगा कि आप थीसिस जमा करने जा रहे हैं ना। थीसिस तभी जमा होती है जब आपका नोटिस हो जाता है। अगर आपका ड्यू है तो यूनिवर्सिटी आपकी थीसिस जमा नहीं करेगी। नाउ सबमिट 5 कॉपीज ऑफ स्पाइरल बाइंडिंग एलोंग विद 5 समरी रिपोर्ट्स इन रिसर्च ऑफिस। अब आपको स्पाइरल बाइंडिंग निकलवानी है 5 कॉपी, और उनके साथ 5 आपकी समरी रिपोर्ट बनेगी, लगभग 15 से 20 पेज की, वो आप लेकर जाएंगे कहाँ पे, रिसर्च ऑफिस में। अब आप इस और इसके साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में ये आपको सबमिट करनी है कहाँ पे, रिसर्च ऑफिस में। ठीक है, यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी आपकी इस रिपोर्ट को 3 रिव्यूअर को भेजेगी, एक इंडियन, एक इंडिया से बाहर का, और तीसरा आपका गाइड। कुछ यूनिवर्सिटी दोनों इंडियंस को भेजती हैं। तो ये जो रिव्यूअर है, इसका सिस्टम यूनिवर्सिटी और गाइड फाइनल करते हैं, आपको पता नहीं रहता है कि किसके पास जाएंगे, आपको कोई जानकारी नहीं रहती इसके बारे में। विद इन ए पीरियड ऑफ 6-7 मंथ दीज रिव्यूअर्स विल सेंड देयर रिपोर्ट टू यूनिवर्सिटी। 6 से 7 महीने के अंदर वो रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट भेज देंगे यूनिवर्सिटी की दोनों। और आपकी जो 3 वो है रिव्यूअर है, 3 में से कम 2 को पास करना जरूरी है टेस्ट, आपके जो थीसिस है उसको। लेकिन सामान्यतः 3 पास कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपका गाइड तभी जमा करवाता है जब आपकी थीसिस अच्छी होती है। अगर आपकी थीसिस सबमिट हो गई तो आपकी थीसिस मंजूर होगी, इस बात के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि गाइड जो है उसकी इज्जत भी साख पे होती है, इसलिए वो जमा ही नहीं कर पाएगा थीसिस को जिसमें उसको दिक्कत आएगी।
यूनिवर्सिटीज में नहीं होने दोगी, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज इतना स्टैंडर्ड मैटर करके चलती हैं। हाँ, भारत में लोगों को लगता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ऐसा करती हैं, क्योंकि यूजीसी का AICTE के सख्त निर्देश है इसमें। आप जो है थीसिस जमा करते समय सारे मानदंडों का पालन करना ही पड़ेगा। यूनिवर्सिटी विल सेंड इट टू योर गाइड एंड गाइड विल सेंड इट टू यू। जो रिव्यूअर की रिपोर्ट आई है वो यूनिवर्सिटी के पास आई है, यूनिवर्सिटी आपके गाइड को भेज देगी और गाइड आपको भेज देगा। टेक प्रिंट आउट एंड कीप इन योर पर्सनल फाइल। इस रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकालिए, अपनी फाइल में लगाइए, फाइल आपने बनाई है शुरुआत में। इफ़ यू हैव डन योर वर्क ऑनेस्टली देन यू विल रिसीव माइनर रिविजन्स इन योर वर्क। अगर आपने वर्क अच्छे से किया हुआ है तो कुछ रिवीजन आ जाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे जो आपको बाहर के रिव्यूअर ने दिए हैं। देखिए कितना आपकी थीसिस इंप्रूव होती जा रही है, तो आपको वो चेंज करने हैं। These revisions will take a time of 10 to 15 days. Make all changes. ये चेंज करने में आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे, तो चेंज कर लीजिए सारे चेंज, आपकी थीसिस और अच्छी होगी। Prepare a response sheet for the reviewers comment and keep it in hard copy. रिव्यूअर ने जो आपको कमेंट लिख के भेजे हैं उनकी रेस्पॉन्स शीट बनानी पड़ेगी आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। उदाहरण के तौर पे रिव्यूअर ने लिखा कि आपके इसमें आपने जो मैथमेटिकल टूल लगाया है उसके एप्लीकेशन कुछ और समझाइए, या पॉइंट नंबर 7 की थोड़ी और व्याख्या कीजिए। तो आप बता दीजिए कि मैंने सर ये चीज़ कर दी है। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक प्रकार से आपको रेस्पॉन्स शीट तैयार करनी पड़ेगी। वंस यू कंप्लीट दिस वर्क देन प्रिपेयर 6-7 हार्ड बाउंड कॉपीज। आप ये कंप्लीट कर लीजिए, गाइड को बता दीजिए, गाइड आपको हरी झंडी दे देगा, फिर आपको 6 से 7 हार्ड बाउंड कॉपी बनेंगे। अब स्पायरल का काम नहीं है आपकी थीसिस की, 6 से 7। आफ्टर सिग्नेचर ऑफ गाइड एंड को गाइड, फिर से साइन होंगे गाइड और को गाइड के। आपने जो स्पायरल बाइंडिंग जमा की थी उनमें भी साइन हुए थे। सबमिट दीज हार्ड कॉपीज रिसर्च ऑफिस, इसे रिसर्च ऑफिस जमा कर दीजिए, ये कहीं नहीं जाने वाली, अब ये रिसर्च ऑफिस में रहेंगी, रिकॉर्ड में रहेंगी। अब तो आपकी थीसिस का रिव्यू होकर आ चुका है ना। यूनिवर्सिटी विल फाइनलाइज ए डेट फॉर फाइनल डिफेंस। अब यूनिवर्सिटी जो है आपके रिव्यूअर के साथ, जिसने रिव्यू किया था वही आपका वाइवा लेने के लिए आने वाला है, आपके गाइड के साथ मिलकर के एक डेट फाइनल कर देगी जिस दिन आपका फाइनल वाइवा बॉस फाइनल डिफेंस होने वाला है। अब डिफेंस की तारीख आते ही आपके मन में बेचैनी होने लग जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, तनाव बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ाएगा, बड़ा टेंशन होता है। PhD बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस रीड एवरी लाइन एवरी चैप्टर ऑफ योर थीसिस मल्टीपल टाइम्स। आपकी थीसिस का प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक लाइन को बहुत गहराई से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो जो भी पूछने वाला है थीसिस में से पूछने वाला है। ऑल्सो रीड योर रिसर्च पेपर्स एंड बुक ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी। आपके जो रिसर्च पेपर हैं कॉम्प्रेस वाले, पब्लिश वाले, उनको भी पढ़िए और रिसर्च मैथोलॉजी की बुक को भी पढ़ लीजिए। बिफोर फाइनल डिफेंस प्रिपेयर योर PPTs एंड प्रैक्टिस फॉर प्रेजेंटेशन। फाइनल डिफेंस से पहले अपनी PPT बना लीजिए। कितनी PPT होनी चाहिए आपकी, स्लाइड कितनी होनी चाहिए, लगभग 100 के आसपास स्लाइड रहनी चाहिए। और उनका बार बार प्रेजेंटेशन का प्रैक्टिस करते रहिए, अपने मम्मी पापा के सामने या अपने हस्बैंड के सामने या अपनी वाइफ के सामने उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। दिस विल रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी घटा देगा। स्ट्रेस एंड एंजाइटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, मेंटेन कैसे घटा सकते हैं, इसके लिए आपको हमने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आई बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। फाइनल डिफेंस अब आ गया है, अंतिम दिन, जिस दिन आपका डिफेंस है, फाइनल वाइवा है। सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर पेरेंट्स बिफोर वाइवा बॉस। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और खुशी खुशी जंग में उतरिए। अब सबसे आपकी जो है पेट में गुड़गुड़ी होने वाली है, डर लगे आपको यहाँ पे। नाउ कूल डाउन एंड फेस द पैनल विद पॉजिटिव एटीट्यूड। अब थोड़ा शांत रहिए, मन को शांत रखिए और पैनल को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फेस कीजिए। घबराने की अवस्था नहीं है, आपने काम किया है, आप जवाब दे पाएंगे। यू हैव क्लियर दिस स्टेप। 1.5-2 घंटे प्रेजेंटेशन चलेगा आपका, 1.5-2 घंटे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जरूरी नहीं है कि आप 100% का जवाब दे पाएँ, लेकिन आपको कम से कम 80-90% क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। आपने अब उसको क्लियर कर लिया है, अब आप विजेता बन चुके हैं। PhD का जो टेंशन था, तनाव था, वो खत्म हो गया है। नाउ यू आर ए डॉक्टर। अब आप बन गए डॉक्टर। अब लिख सकते हैं आप, पहले था मिस्टर X गुप्ता, अब है डॉक्टर X गुप्ता, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर चटर्जी। अब आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर लिख सकते हैं आप। सेलिब्रेट द मोमेंट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये जीवन के तनाव को पार करके खुशी का लम्हा आपके हाथों में आया है, इसे सेलिब्रेट कीजिए। दोस्तों को पार्टी दीजिए, फैमिली मेम्बर्स को पार्टी दीजिए, बीवी बच्चों को पार्टी दीजिए, अगर आपकी शादी हुई तो, नहीं हुई तो दोस्तों को पार्टी दीजिए और इसे सेलिब्रेट कीजिए। रेस्टोरेंट में जाइए, अच्छा खाना वाना खाइए, मस्ती कीजिए। डिग्री ऑफ PhD विल बी कन्फर्ड अपॉन यू इन द नेक्स्ट कन्वोकेशन ऑफ योर यूनिवर्सिटी। आपकी जो PhD डिग्री है वो आपका जो कन्वोकेशन होगा, दीक्षांत समारोह होगा यूनिवर्सिटी का, उसमें मिल जाएगी। तो अगर आपको अपनी PhD में कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपकी मदद जरूर की जाएगी। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. Also check out these cool videos. Don't forget to share my video.
प्रेस बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। जय हिंद, जय भारत।